मैं सचिन विष्णुदेव सरवटे, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग राजस्थान सरकार। मैं 13 तारीख से पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर इन पाँच जिलों की यात्रा पर निकला हूँ। और अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष होने के नाते अनुसूचित जाति से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है उसका सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी तरह के कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं है, कहीं एट्रोसिटी के मामले तो नहीं हो रहे हैं, कहीं उनके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसे विभाग है जहाँ उनकी डीपीसी हो रही है या नहीं हो रही है, उनको न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ऐसे तमाम बातों को लेकर मैं हर ज़िले में विज़िट कर रहा हूँ। और जो मुख्य रूप से जो बिंदु उभर कर आ रहे हैं, तो मुझे खुशी है कि ये डूंगरपुर मेरा प्रभार क्षेत्र भी है। मैं पीसीसी सचिव होने के नाते यहाँ का प्रभारी हूँ और मुझे खुशी हुई कि मेरे प्रभार क्षेत्र में बहुत सही स्थिति है, चाहे एससी की दृष्टि से कहूँ या चाहे मैं जनरल प्रशासनिक दृष्टि से कहूँ। तो आज जो मीटिंग हुई उसमें पूर्व सांसद श्री बगोरा जी भी मौजूद थे, ये हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हैं भरत जी नागदा, ये भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, प्रधान जी भी मौजूद थे। तो बहुत ही अच्छी मीटिंग रही, बहुत ही जानकारी मिली कि भाई यहाँ पे जो है सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं और योजनाओं का सही तरीके से लाभ दिया जा रहा है। फिर भी मैंने मेरी तरफ से निर्देश जारी किए कि आप जो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जो उन्होंने घोषणा की है 24 अप्रैल को जो कैंप लगाने वाले हैं, उन कैंपों के जरिए जो 10 जो मेन योजनाएं हैं जिनको राज्य सरकार ये चाहती है कि भाई जनता तक पहुंचे, तो उन योजनाओं को लेकर जो कैंप आयोजित होने वाले हैं उसकी भी मैंने बैठक लेके ये जानना चाहा कि इन अधिकारियों को है उसकी सही जानकारी है या नहीं है या कैसी तैयारी हो, तैयारियों के बारे में जानना चाहा। तो उसमें संतोषजनक रहा इनका। और एडीएम साहब बैठे थे, एडीएम साहब ने भी काफ़ी अच्छा ब्रीफ किया, सभी विभागों ने बहुत अच्छा ब्रीफ किया। और नगर परिषद डूंगरपुर से रिलेटेड जो है वो प्रकरण सामने आए कि यहाँ पे जो डूंगरपुर के अंदर जो है नगर परिषद में काफ़ी मामले जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। जैसे अगर हम बात करें तो सफाई कर्मचारी 99 के करीब जो है, मतलब 200 के करीब अगर कर्मचारी मानते हैं तो 50% कर्मचारी तो है वो जो नॉन वाल्मीकिज है, वो है जो सफाई का काम कर ही नहीं रहे हैं। मतलब 50% काम कर ही नहीं रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट में किसी न किसी का मतलब रेफरेंस से अदर काम कर रहे हैं। तो हमने यही कहा कि भाई किसी भी कम्युनिटी से क्यों नहीं हो, सफाई कर्मचारी की भर्ती के अनुसार अगर सफाई कर्मचारी के पद पर अगर भर्ती हुई है तो उसको सफाई का कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर मान लो ओबलाइज कर रहे हैं, आप मान लो कोई प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं, तो प्रतिनियुक्ति में आप है जो गैर वाल्मीकि या गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को है जो एडजस्ट कर रहे हो, तो इसका अर्थ तो ये हो गया कि भाई जो इस समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, क्या उनको टाइपिंग नहीं आती, क्या उनको ड्राइविंग नहीं आती। तो मैंने यही कहा कि या तो उस इस प्रैक्टिस को रोकें, ये प्रैक्टिस रोकनी चाहिए। और अगर ऐसा कर भी रहे हैं तो फिर नॉन वाल्मीकि ही क्यों, फिर वाल्मीकि समाज के भी लोग हैं जो एससी कास्ट के अंतर्गत आते हैं, तो उनको भी तो एडजस्ट किया जा सकता है ना अगर करना है तो। मैं तो किसी भी रॉन्ग प्रैक्टिस के फेवर में नहीं हूँ, रॉन्ग इज रॉन्ग, अगर गलत है तो गलत है, ये भेदभावपूर्ण नीति नहीं चलेगी, ये है। प्लस मैंने ये जानना चाहा कि भाई कोई पेंशन प्रकरण बाकी तो नहीं है, अनुकंपात्मक नियुक्तियां जो है वो तो बाकी नहीं है। तो इस तरह से जो पूरा इनसे जानकारी ली गई और विभिन्न विभागों ने बहुत अच्छी तरीके से योजनाओं का बताया कि भाई कैसे कैसे लाभ दिया गया। देखिए, माननीय न्यायालय का हम स्वागत करते हैं। अगर माननीय न्यायालय ने कोई भी आदेश दिया है तो हम उनके आदेश का है जो विरोध नहीं करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं ये कहता हूँ कि ये गलत हुआ है। व्यक्तिगत तौर पे मेरे गलत कहने के पीछे कुछ कारण है, आधार है। क्या आधार है? राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो 2014 के बाद से सरकार की गलत नीतियों को जो है जनता के सामने उजागर कर रहे हैं। अभी हाल ही में हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिसमें अडानी जी के बारे में बताया गया कि किस तरह से वो है जो भ्रष्टाचार हो रहा है या किस तरह से वो, ये सारी बातें आप सभी लोग जानते ही हैं। तो राहुल गांधी जी देश के सामने, देश की जनता के सामने ये बात रख रहे थे कि जो सेल कंपनियां हैं
उसमें 20,000 करोड़ रुपए जो है वो किसका है? तो क्या उनका सवाल गलत थोड़ी था? उन्होंने ये सवाल पूछा, मोदी जी बताइए, आप विदेश जाते हैं और अडानी जी को है जो वहाँ पे काम मिल जाता है, बिजनेस मिल जाता है। आप है जो अडानी जी के प्लेन्स में जाते हैं। अब है जो एयरपोर्ट्स की बात करें तो अडानी जी को दिए जा रहे हैं। हर धंधा अडानी जी को दिया जा रहा है, सिक्योरिटी में भी दिया जा रहा है। कोई भी विभाग हो, मैंने देखा है कि भाई स्टडी कह रही है, हम आंकड़ों पे बोल रहे हैं, हम झूठ तो बोल नहीं रहे। आप चेक करवा सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं। अब हमारे राहुल गांधी जी ने संसद में ये सवाल उठाया तो बजाय इसका जवाब देने के संसद की सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई। तो पारदर्शिता कहाँ रही? केंद्र सरकार अगर पारदर्शिता दिखाती तो इस बात का जवाब देती, भाई आप सही हैं कि गलत है, यही तो बताना है जनता को। इसको बताने में कहाँ दिक्कत थी? और ये देश में पहली बार हुआ है कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो सदन नहीं चलने दे रही है। सत्ताधारी पार्टी है, उसको तो सदन चलाना चाहिए ना। ये तो काम विपक्ष का है, पर विपक्ष का रोल वो खुद ही अदा कर रही है। और जिस तरीके से आप देखिए इस पूरे घटनाक्रम को, इधर राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं, दूसरे दिन पूर्णेश मोदी जी है जो वो अपना वो केस जो है वापस जिंदा करते हैं, आनन फानन में फैसला हो जाता है। उसके बाद में राहुल जी को उनका घर खाली करने के लिए नोटिस जारी हो जाता है। मतलब सब कुछ स्पीड में हो रहा है, इतना संशय पैदा होता है। तो मैं समझता हूँ देश को ये जानने का पूरा पूरा हक है कि अडानी जी को इतना ज़्यादा है जो बेनिफिट क्यों पहुंचाया जा रहा है। अगर 609वें स्थान से दुनिया के अमीर व्यक्तियों में जो शुमार थे ये, तो 609वें स्थान से सीधे 2 नंबर पे आ जाते हैं। तो ये किसकी मेहरबानी से हो रहा है या उनकी अपनी मेहनत है? तो फिर युवाओं को वो फॉर्मूला बताए ताकि हर युवा है जो इस तरह से प्रोग्रेस कर सके। तो बहुत अच्छी बात है अगर लीगल वे में सब कुछ हुआ है। तो अगर लीगल वे में अडानी जी 609 से दूसरे नंबर पर पहुंचते हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। हमारे को भी बताओ भाई ऐसा फॉर्मूला, और अगर इसमें कहीं ना कहीं गलत है तो फिर वो गलती जो है दुनिया के सामने आनी चाहिए। देखिए केंद्र सरकार जो है वो तो जनता की सोच नहीं रही है। कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी क्या। गैस सिलेंडर कहाँ जा रहे हैं, उनके दाम, उसके दाम देखिए आप कहाँ जा रहे हैं। पेट्रोल के दाम देखिए कहाँ जा रहे हैं। जब पेट्रोल, मैं साधारण भाषा में कहता हूँ, मान लो सरकार को पेट्रोल 100 रुपये में मिलता था, मान लो 100 रुपये में मिलता था अगर कांग्रेस को, तो वो उसे 80 रुपये में देती थी। मैं फिगर्स पे मत जाना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ केवल। तब कांग्रेस उसे 80 रुपये में देती थी। भाजपा को वही पेट्रोल, वही तेल 50 रुपये में मिल रहा है और उसको वो जो 150 रुपये में दे रही है, 100 रुपये में दे रही है। मतलब फिगर्स पे नहीं, आप इस बात को समझें। यानी कोई चीज़ अगर सरकार को सस्ती मिल रही है तो सस्ते ही देना चाहिए ना। कहाँ जा रहा है पेट्रोल का दाम देखिए आप। पेट्रोल की वजह से बाकी चीज़ें भी बढ़ती है, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सीतारमण जी ने अभी जो स्टेटमेंट दिए थे कुछ दिन पहले, क्या बोला था? मतलब मैं मंशा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए कि केंद्र में जो भाजपा सरकार बैठी है वो क्या भावना रखती है, और ये वही हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको ये पेंशन जो है वो दिलवा कर रहूँगा। तो यहाँ मनसा का फर्क है, भावनाओं का फर्क है। एक की क्या भावना है और दूसरे की क्या भावना है। तो इन्हीं भावनाओं के अनुरूप हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो ये चाहते हैं कि जिस महंगाई की मार से देश जूझ रहा है तो कम से कम मेरा राजस्थान की जनता न जूझे। इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस जो है महंगाई राहत बजट की जो है ये कैंप लगाने की आवश्यकता पड़ी है, और इसमें 10 योजनाओं के ऊपर विशेष तौर से फोकस किया गया है। और सभी जगह पे, सभी पूरे राजस्थान में, ये हर जिले में, हर तहसील में इसको विस्तार दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा है जो जनता को बेनिफिट पहुंचाने का काम किया जाएगा।